हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, फुल चैप्टर, जिसे आपको शॉर्ट नोट्स के साथ समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के बारे में, गुड हेल्थ बैड हेल्थ। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये लड़का जब सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण इसकी बस वाला आने से मना कर देता है, लेकिन ये लड़का फिर भी जिद करके स्कूल जाना चाहता है क्योंकि इसका स्कूल में टेस्ट है। रास्ते में बारिश होती है या भीग जाता है, और जब यह वापस स्कूल से आता है तो चेक किया जाता है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि इसको फीवर हो जाता है। इसी तरह से मौसम चेंज होने पर भी कई तरह की फ़िज़िकल प्रॉब्लम आती हैं। जैसे हम देखते हैं, जब मौसम चेंज होता है, ठंडी का समय आता है, सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो आम तौर पर बच्चों को देखते हैं कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड होता है, जिससे कि हमारे काम करने की कैपेसिटी में कमी आती है। लेकिन अगर कोई पर्सन को बिल्कुल कोई बुखार नहीं है, फिज़िकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या उसे गुड हेल्थ कहा जा सकता है अगर वो फिज़िकली पूरी तरह से फिट है? नहीं। जो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है वो है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में बताया है कि हेल्थ की डेफिनेशन कि जो पर्सन फिजिकली, मेंटल और सोशल तीनों रूप से वेलबींग हो। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, मेंटल मतलब मानसिक रूप से, सोशल मतलब सामाजिक रूप से वह वेलबींग होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन फिजिकली तो फिट है लेकिन वह मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी कारण परेशान है, तो उसे हेल्दी नहीं कहा जाएगा, उसे गुड हेल्थ के अंडर नहीं रखा जाएगा। और आगे उन्होंने बताया कि नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी, यानी कि वो पर्सन किसी भी डिसीज़ से भी फ्री होना चाहिए, उसे कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम लिख सकते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। अब हम समझते हैं सोशल वेलबींग का क्या मतलब है। सोशल वेलबींग का मतलब है कि जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमारा अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, तो इसमें देखा जाएगा रिलेशनशिप विद अदर पीपल, सोशल सेफ्टी, सोशल ट्रीटमेंट, कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कि हम जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारी जो सराउंडिंग होती है वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। जो ह्यूमन होता है वह सोशल बीइंग होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, तो हमें समाज के साथ मिलजुल कर ही रहना होता है। एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप पर मान लीजिए कि अगर जो सफाई कर्मचारी कूड़ा करकट उठाने के लिए आते हैं, अगर वो ना आए, अगर वो अपना काम ना करें, जो भी एजेंसी आती है जिनकी ड्यूटी होती है गार्बेज कलेक्ट करने की, अगर वो ना आए तो क्या होगा? तो कुछ दिन बाद ही कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर लग जाएंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट ख़राब होगा और बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ेगा। इस तरह से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सबकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपका जो अगर वह आपके साथ पॉजिटिव बात करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, जिसका भी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग मतलब मानसिक स्थिति। हमारी मानसिक स्थिति का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हेल्थ पर। कि मान लीजिए अगर आपको स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है लेकिन आपके पास होमवर्क करने का टाइम नहीं है, जो आपका कल एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम की टेंशन है, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, माइंड पर प्रेशर है, तो इन सब से क्या होता है, माइंड में एक चिंता सी रहती है अगर आपको, तो इन सब का भी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से आप फिज़िकली के साथ साथ मेंटली और सोशली भी वेलबींग होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें फिट रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, गुड हेल्थ के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर बैलेंस डाइट। हमारे शरीर को वर्क करने के लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, क्लीन वाटर, इन सब की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो हमारी बॉडी होगी सही ढंग से वर्क कर पाएगी, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हेल्दी रहेंगे। कि डाइट में किसी भी चीज़ की कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स या कह लो बैलेंस डाइट नहीं होगी आपकी, तो आपका शरीर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएगा और बीमारी का जन्म होगा। और बैलेंस डाइट के साथ साथ क्लीन एनवायरनमेंट, आपका जो आसपास का एरिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। नो पोल्यूशन इन द सराउंडिंग। पोल्यूशन भी कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम का कारण होता है।
इसके साथ साथ आपको गुड एक्सरसाइज, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह को अपनाना चाहिए जिससे कि आपका शरीर हेल्दी रहे। नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट, यानी कि आपको प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए। वर्क के साथ साथ पूरी नींद, जितनी घंटे सोना चाहिए आपको वो नींद पूरी मिलनी चाहिए। नो सोशल टेंशन, आसपास के लोगों के साथ सही रिलेशन होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम एनजाइटी, और किसी बात की ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई बीमार होता है, किसी की हेल्थ बिगड़ती है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या है। अब जो ये वर्ड है सिम्टम्स और साइन, आमतौर पर सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। मान लीजिए अगर किसी पर्सन की तबीयत ख़राब हुई है, उसको सर में दर्द है या उसको फीवर है, तो वो क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा और वह डॉक्टर को बताएगा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या मुझे कॉमन कोल्ड है, या फिर उससे वीकनेस महसूस हो रही है। उसके बाद डॉक्टर का क्या काम होता है, पहले सबसे पहले वह उसकी पल्स चेक करता है, या फिर उसका थर्मामीटर के साथ टेम्परेचर चेक करेगा। वह उसका ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है, उसको ब्लड टेस्ट के लिए कह सकता है। उसके बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, उसको बता देता है कौन सी मेडिसिन खानी है या क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। अब समझते हैं कि सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ क्या होता है। सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ होता है जिसमें कि पेशेंट खुद किसी चीज़ को फील करता है या फिर दूसरा द्वारा देखा जा सकता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, जहाँ हम कह सकते हैं पेशेंट खुद डॉक्टर को जो बताता है। इसके बारे में इस तरह से लिख सकते हैं, सिम्टम्स आर व्हाट ए पेशेंट एक्सपीरियंसेस एंड एनी अदर पर्सन कैन सी। सिम्टम्स किसी बीमारी के उसको कहा जाता है जिसको या तो पेशेंट खुद महसूस कर रहा है या सामने वाला देखकर भी उसको जज कर सकता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। जैसे कॉमन कोल्ड किसी को हो तो हम कह सकते हैं कि वो बार बार छींक रहा है, तो इसको कॉमन कोल्ड है। या फिर कुछ बीमारियां पेशेंट खुद बता सकता है कि उसके सर में दर्द है या पैर में दर्द है। ये सभी हो गए सिम्टम्स ऑफ डिसीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइंस ऑफ डिसीज़ क्या होता है। साइंस ऑफ डिसीज़ वो होता है जिसमें डॉक्टर चेक करता है, जैसे डॉक्टर थर्मामीटर के साथ उसका बुखार उसे पता चल जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर वो बता सकता है, या फिर ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर को मालूम होता है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने डिग्री के अकॉर्डिंग कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है। इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइंस आर व्हाट डॉक्टर वांट टू सी इन ऑर्डर टू डायग्नोज ए डिसीज़। अब अगर हम डिसीज़ को क्लासीफाई करें, कैटेगराइज करें, तो पहले तो हम टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइप्स है इसकी, एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ उसे कहा जाता है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। क्रोनिक डिसीज़ उसे कहते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं। शॉर्ट पीरियड मतलब जैसे कोई 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए जो कोई डिसीज़ हो, जो कि उसके बाद ठीक हो जाए, उसे एक्यूट डिसीज़ कहा जाता है। आ जाता है कॉमन कोल्ड, फ्लू, या फिर कोई नॉर्मल फीवर। क्रोनिक डिसीज़ में आती है जो कि लंबे टाइम तक बीमारी रहती है, जैसे हम कह सकते हैं कैंसर हो गया, डायबिटीज़, जो कि लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं और इनका ट्रीटमेंट लंबे टाइम के लिए करवाना पड़ता है, जिन्हें ठीक होने में कई महीने या कई साल भी लग जाते हैं और कुछ तो लाइफ टाइम चलती रहती हैं। अब नेक्स्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसको सेकंड नंबर पर अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ के अकॉर्डिंग इसे 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, नंबर 1 इन्फेक्शियस डिसीज़ और सेकंड नंबर पर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब क्या होता है, कोज्ड बाय जर्म्स। वो वाली डिसीज़ जो जर्म्स के कारण हो, वायरस के कारण हो, बैक्टीरिया के कारण हो, उसे इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर वायरस के कारण अगर कोई डिसीज़ होती है, इनमें आ जाता है जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया, ये वायरसेस के कारण होती है। इसके अलावा मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं, या फिर निमोनिया। दूसरी तरफ वो वाली डिसीज़ जो इंटरनल मेल फंक्शन के कारण होती है, इंटरनल बॉडी में किसी प्रॉब्लम के कारण होती है, बाहरी कारण नहीं होता उसका, इंटरनल ही बॉडी का कोई होता है, उसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। इनमें आ जाता है जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये बॉडी के ही ऑर्गन में जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी होता है। इसमें एलर्जी आ सकता है, डेफिशिएंसी डिसीज़ आ जाती हैं, किसी बॉडी में किसी विटामिन की कमी के कारण कुछ डिसीज़ होती है, उन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। सोर्सेज ऑफ डिसीज़, यानी कि डिसीज़ के कारण क्या है, बीमारी कैसे आती है, कोई हेल्दी पर्सन बीमार कैसे होता है। जो सोर्सेज ऑफ डिसीज़ है इसको हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर 1 इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर।
जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। नंबर 1, अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है भीतरी कारण, भीतरी फैक्टर जो होते हैं, यानी कि बीमारी बाहर से नहीं आई, भीतर से ही पैदा हुई है। जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया हार्ट, लीवर, ब्रेन, स्टमक, किडनी, लंग्स। इन सब के एक अपने अपने इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो शरीर की पूरी वर्किंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डिसीज़ स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर ऑर्गन का अपना महत्व है, इसलिए सभी का फिट रहना ज़रूरी है। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिसीज़ पैदा हो जाती हैं। जैसे हम हार्ट से रिलेटेड अगर किसी प्रॉब्लम की बात करें तो हम कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक की होती है। लीवर से रिलेटेड अगर किसी प्रॉब्लम की डिसीज़ की बात करें तो जैसे फैटी लीवर हो गया। ब्रेन की बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर, स्टमक में गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड, किडनी में किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और लंग्स जिन्हें फेफड़े भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर अस्थमा वगैरह। ये तो कुछ एग्जांपल थे। इसी तरह से बॉडी के जो और भी डिफरेंट ऑर्गन है, अगर उनमें कोई डिफेक्ट आता है हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर। सेकंड हम लिख सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब कि जब कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वह पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती है, या कह सकते हैं किसी को फ्रॉम बर्थ कोई बीमारी है, उनके जीन्स में बीमारी है, तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं डायबिटीज़, जो कि पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा कैंसर भी कई बार होता है जो पेरेंट्स को होता है और उनके बच्चों को भी जेनेटिक पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे अचानक से किसी का वेट बढ़ने लग जाता है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ड्राई स्किन, ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वीक इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह स्पेशल सेल, टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर बनता है, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है अलग अलग डिसीज़ से। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो शरीर को जल्दी से बीमारियां लगती हैं। उदाहरण के रूप में अब हम लिख सकते हैं एलर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। पहले तो हमने बात की इंटरनल फैक्टर की, जो बीमारी का कारण बाहरी नहीं होता, भीतरी होता है। अब है कि जो भी डिसीज़ होगी वो बाहर से आएगी अंदर, तो इनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पर लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड डाइट, जहाँ हम लिख सकते हैं और इनएडिक्वेट डाइट। कहने का मतलब कि हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ जो डाइट होती है उसमें सभी विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो जो भी चीज़ चाहिए, प्रोटीन, वो सब कुछ मिलना चाहिए बैलेंस में। अगर किसी भी एक मिनरल में कमी आती है, किसी विटामिन में, तो उसके कारण शरीर में बीमारी का जन्म होता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं नंबर 2 पर जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, इनके कारण जो शरीर को डिसीज़ होती है, इन्हें इन्फेक्शियस डिसीज़ भी कहते हैं। इनमें जैसे वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड फीवर हो सकता है, कोलरा। फंगाई के कारण रिंग वॉर्म या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोटोजोआ से मलेरिया या काला अजर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर इसका लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो होते हैं, वो जहरीली गैसें भी जो होती हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो सांस के जरिए हमारे बॉडी में एंटर करती हैं और डिसीजेज पैदा करती हैं अलग अलग। इसके अलावा नेक्स्ट हम लिख सकते हैं तंबाकू, अल्कोहल का इस्तेमाल। कुछ लोग जो तंबाकू या अल्कोहल वगैरह रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। उन्हें क्रोनिक डिसीज़ होती हैं जो कि लंबे टाइम तक या फिर, और कई बार तो वो डिसीज़ लाइफ टाइम तक रहती हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिसीज़ एंड क्रोनिक डिसीज़। दीज डिसीज़ लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये जो डिसीज़ होती हैं वो कुछ दिनों तक रहेंगी, यानी कि ये 2 दिन हो सकते हैं, 1 हफ्ता हो सकता है, 10-15 दिन हो सकते हैं, उसके बीच बीच में ये ठीक हो जाती हैं। और जो क्रोनिक डिसीज़ होती हैं लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे पीरियड तक रहती हैं, कई महीनों तक रहती है,
और कुछ डिसीज़ तो ऐसी होती हैं जो कि लाइफ टाइम तक रहती हैं। उन डिसीज़ को हम क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। ये तो आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस में आप लिख सकते हैं डज नॉट कॉज मेजर डैमेज टू बॉडी ऑर्गन। जो एक्यूट डिसीज़ होती हैं, शॉर्ट पीरियड वाली होती हैं, ये हम आपके बॉडी ऑर्गन को, जो पर्सन बीमार होता है उसके बॉडी ऑर्गन को कोई खास बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते। और जो क्रोनिक डिसीज़ होती हैं कैन कॉज मेजर डैमेज टू बॉडी ऑर्गन, ये जो बॉडी ऑर्गन को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाती है। नंबर 3, एक्यूट डिसीज़ नीड शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। जो एक्यूट डिसीज़ होती हैं, जो इनका इलाज होता है यह बहुत कम दिनों तक चलता है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाती है। और जो क्रोनिक डिसीज़ होती हैं नीड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड केयर, इसमें जो पेशेंट होता है उसे लंबे टाइम तक अपना इलाज कराना पड़ता है, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। नंबर 4, दे आर नॉट फैटल। फैटल का मतलब होता है जो कोई गंभीर बीमारी हो या जानलेवा बीमारी हो। एक्यूट डिसीज़ को नॉट फैटल कहा जाता है। दे आर नॉट फैटल मतलब कि ये जानलेवा बीमारी नहीं होती। जो क्रोनिक डिसीज़ होती है दे आर फैटल, यानी कि इसमें पेशेंट को कोई बड़ा नुकसान होता है, ये जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं क्रोनिक डिसीज़, दे आर फैटल। और नंबर 5 पे हम डिफरेंस कर सकते हैं कॉजेज़। इसका जो कारण, जो एक्यूट डिसीज़ का कारण यूजुअली वन होता है, कोई एक कारण होता है इस बीमारी के पैदा होने का। और जो क्रोनिक डिसीज़ है यूजुअली मैनी, मतलब इससे कई कारण हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कारण होते हैं इस बीमारी के। बिगिनिंग, जो एक्यूट डिसीज़ होती है उसकी शुरुआत रैपिड मतलब तेज़ होती है, ये एकदम से बीमारी स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, कुछ दिनों बाद जैसे जैसे इसका इलाज होता है। और जो क्रोनिक डिसीज़ होती है ग्रेजुअल अप एंड डाउन, ये धीरे धीरे पैदा होती है शरीर में और लंबे टाइम तक फिर रहती है। नंबर 7, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्यूट डिसीज़ की एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड, मलेरिया, जॉन्डिस, ये इसकी एग्जाम्पल है। और जो क्रोनिक डिसीज़ में आ जाती हैं कैंसर, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स आ गया इसमें। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिसीज़ एंड क्रोनिक डिसीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी कि वो वाली बीमारी, वो वाली डिसीज़ जो कि किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या फिर प्रोटोजोआ के कारण होती है। और इसमें पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वह दूसरे हेल्दी पर्सन तक भी ट्रांसफ़र हो सकती है। कहने का मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट जब हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये जो बीमारी होती है कम्युनिकेबल होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें हम बात करते हैं इन्फेक्शन एजेंट की, कि इसके इन्फेक्शन के एजेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे वायरस की, सेकंड पर बैक्टीरिया, फंगाई, उसके बाद यूनिसेलुलर यानी कि प्रोटोजोआ, और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनमें पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर है वायरस। वायरस से होने वाली बीमारियों में आ जाता है कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर और एड्स। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं। कॉमन कोल्ड में हमने अक्सर देखा है कि रनिंग नोज की प्रॉब्लम होती है, नाक बंद रहता है पेशेंट का, कफिंग होती है, उसको फीवर रहता है, उसकी भूख भी कम लगती है। और वायरस के कारण दूसरी बीमारी हम कह सकते हैं डेंगू फीवर, जो कि मॉस्किटो के कारण जो वायरस होता है बॉडी में एंटर हो जाता है। इसमें पेशेंट को फीवर रहता है और उसकी स्किन पर रैशेस भी हो जाते हैं। और आपने याद रखना जो वायरस के कारण होने वाली बीमारियां शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए भी। जो वायरस होता है यह एक्यूट डिसीज़ यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो बीमारी होती है जो कि 5 दिन, 6 दिन, 10-15 दिन रहती है, या फिर क्रोनिक डिसीज़ जो कि लंबे पीरियड के लिए रहती हैं, जो कुछ महीने, कुछ साल या फिर लाइफ टाइम भी बीमारी दे सकते हैं ये वायरस। इसमें कॉमन कोल्ड और डेंगू तो शॉर्ट पीरियड के लिए प्रॉब्लम थी। जो एड्स है ये एक क्रोनिक डिसीज़ होती है जो कि लंबे टाइम तक, कई सालों तक रहती है, जहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है और इसका अभी तक ट्रीटमेंट भी नहीं निकला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम। बैक्टीरिया से होने वाली जो प्रॉब्लम है उनमें हम बात करेंगे कोलरा के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। कोलरा में पेशेंट को क्या होता है कि डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी उसमें आ जाती है, उसके बॉडी में पानी कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TB भी कहा जाता है। ये पेशेंट के लंग्स को अफेक्ट करती है। इसमें पेशेंट को कफिंग होती है,
उसे फीवर रहता है और उसके चेस्ट में पेन भी रहता है। और अब सरकारी हॉस्पिटलों में इसका ट्रीटमेंट फ्री में या बहुत कम कीमत में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइफाइड की। टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लूज मोशन होते हैं, उसको फीवर रहता है, हेडेक रहता है, सिर में दर्द रहेगा उसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगाई की। जो फंगाई से होने वाली बीमारियों में है रिंगवर्म होगा या अदर स्किन डिसीज़। कहने का मतलब जो फंगाई होता है ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देता है पेशेंट को। रिंगवर्म जो उसके स्किन पर गोल गोल धब्बे से निशान से पड़ जाते हैं जहाँ पर से खुजली होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जो जो कि कोज करता है मलेरिया को। मलेरिया कैसे पैदा होता है बॉडी में? फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लिस क्या करता है, प्रोटोजोआ को कैरी कर कर ह्यूमन बॉडी में एंटर कर देता है। इस पेशेंट को क्या होता है, साइक्लिक फीवर रहता है, यानी कि 48 आवर बाद या 24 आवर बाद क्या होता है, वो फीवर रिपीट करता है। कुछ टाइम में वो फीवर ठीक हो जाएगा और 24 घंटे और 48 घंटे बाद या 72 आवर के बाद वो दोबारा से उस पर्सन को फीवर हो जाता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है काला अज़र। इसमें क्या होता है, बॉडी पर पेन एंड सोर्स हो जाते हैं और स्किन पर होते हैं वो, जिसमें कि दर्द नहीं होता, इन्हें पेनलेस सोर्स कहते हैं। इसके अलावा नोज़ ब्लीडिंग होगी, इसमें नोज़ ब्लीडिंग होती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में कठिनाई पेशेंट को महसूस होती है। तो इस तरह से अगर शॉर्टकट रिपीट करें तो हमने देखा कि इन्फेक्शियस डिसीज़ वो वाली डिसीज़ से होती हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या फिर प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। वायरस से होने वाली बीमारी क्या है, कॉमन कोल्ड, नोज़ रनिंग होती है यानी कि नाक बंद रहता है या फीवर रहता है। डेंगू फीवर हो गया, इसमें फीवर या स्किन में रैशेस हो सकते हैं। एड्स हो गया जिसका कि ट्रीटमेंट नहीं है और ये एक जानलेवा बीमारी मानी जाती है। बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम में कोलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। फंगाई में रिंगवर्म एंड अदर स्किन डिसीजेज यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और प्रोटोजोआ में क्या होता है, मलेरिया और काला अज़र। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसफ़र होती है? जा तो इसके दो मेथड है, नंबर 1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ और नंबर 2 इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्टली ये ट्रांसफ़र होती है। तो दोनों मेथड को हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ में हमारा नंबर 1 पर हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जब कोई पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो इसके कौन कौन से इसकी एग्जांपल हो सकती है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन टू अनबॉर्न बेबी। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है और उसे कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो वह डिसीज़ जो होगी उसके अनबॉर्न बेबी तक डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है। एक तो ये है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल का, जहाँ हम कह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसफर्ड, जिसमें कि जो डिसीज़ होती है वह सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने पर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र होती है। नंबर 2 पर हम लिख सकते हैं थ्रोट ड्रॉपलेट। थ्रोट ड्रॉपलेट में क्या होता है, जब कोई पर्सन, मान लो उसे कॉमन कोल्ड है, वह स्नीजिंग या कफिंग, वो छींकता है या खांसता है, और स्पीकिंग ड्रॉपलेट, और जब वह बोलता है तो कुछ ड्रॉपलेट उसके मुंह से बाहर निकलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, जो उसके कपड़ों और हैंड से टच होते हैं। और जब ऐसे पर्सन के साथ आप हग्स करते हो, उसे टच करते हो, जब उससे हैंड शेक करते हो, हाथ मिलाते हो, तो वो जो बीमारी होती है उसके पैथोजन वो हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। थर्ड नंबर पर आ सकता है जो आप लिख सकते हो थ्रो स्किन। तो थ्रो स्किन से जो डिसीजेज फैलती हैं, जब स्किन से स्किन टच होती है, वो कुछ खास बीमारियां स्किन से रिलेटेड ही होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, रिंग वर्म हो गया। अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स या रिंग वर्म है तो वह हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाती है बीमारी थ्रो स्किन। और फोर्थ नंबर पर है थ्रो बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड। बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड का क्या मतलब है, जैसे कोई पर्सन जब ब्लड डोनेट करता है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो बीमारी हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल है HIV, हेपेटाइटिस। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि थ्रो फ्लूइड्स और ब्लड से ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो 4 टॉपिक हमने किए हैं, नंबर 1 पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जिसमें हमने बात की प्रेग्नेंट वुमेन टू अनबॉर्न बेबी या सेक्सुअली ट्रांसफर्ड। थ्रो ड्रॉपलेट, जिसमें हम कहते हैं कॉमन कोल्ड किसी को हुआ है, कफिंग हुआ है, तो उसके मुंह से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकलते हैं वह उसकी स्किन या कपड़ों से टच होती हैं, जिससे जब कोई पर्सन उससे हैंडशेक करता है तो बीमारी हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाती है। नंबर 3 पर बात की थ्रो स्किन, इसमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है
जैसे चिकन पॉक्स, रिंगवर्म। फोर्थ नंबर पर हमने बात किया थ्रो बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड, जिसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड से बीमारी फैलती है। नेक्स्ट बात करेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहने का मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वह हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, बल्कि उनके बीच में कोई ना कोई मीडियम होता है जिससे बीमारी हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र होती है। इनमें सबसे नंबर 1 पर लिख सकते हो थ्रो एयर। सम इन्फेक्शियस एजेंट इन एयर। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जब माइक्रोब्स हम जिन्हें कहते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एयर में रहते हैं। एग्जाम्पल नियर द पेशेंट ऑफ मिसल्स। जैसे अगर किसी पेशेंट को मिसल्स की प्रॉब्लम है, उसके इर्द गिर्द अगर आप उसके रूम में जाओगे तो उस एयर में वो है माइक्रोब्स या वह इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और बीमारी ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है थ्रो कॉन्टामिनेटेड आइटम्स। जैसे कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन के जो कपड़े और बर्तन अगर हेल्दी पर्सन यूज़ करेगा तो डिसीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है थ्रो वेक्टर। वेक्टर में कौन सी आगे, वेक्टर में कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जैसे मॉस्किटो वगैरह या और कुछ आगे ऐसी चीज़ें, जैसे ये आपको दिखाया गया है। यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन को अगर ये बाइट करता है कोई मॉस्किटो या कोई, और वही जो इंसेक्ट है अगर वो हेल्दी पर्सन के पास जाएगा तो डिसीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो लिखा ब्लड सकिंग इंसेक्ट, एग्जाम्पल मलेरिया, लेम। नेक्स्ट नंबर पर आता है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ किया हुआ वाटर या कोई फूड लेता है तो वह भी डिसीज़ सीधी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे वाटर ऑफ रिवर कैरिस में कुछ पैथोजन जो कीटाणु होते हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर में कुछ ऐसे जर्म्स हो सकते हैं जिससे कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का जो खाना जब हम वाटर उसका यूज़ करेंगे तो डिसीज़ ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र वाया एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि होते हैं, अगर वो है कुछ स्क्रैचेस जब बाइट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को और वही एनिमल बाइट करते हैं और उनके कारण जो इन्फेक्टेड पर्सन से डिसीज़ होती है, जैसे एग्जांपल प्लेग, रेबिस, ये एनिमल के कारण जो डिसीज़ पैदा होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफ़र वाया एनिमल। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट इन सोल, वाटर एंड प्लांट। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे होते हैं जो कि सोल में, वाटर में या प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उनके कारण अगर कोई डिसीज़ पैदा होती है उन्हें हम इन्वायरमेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे हुकवर्म बाय सॉइल। हमारा इसमें हेडिंग क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब है कि जो वो वाले माइक्रोब जब इफ़ेक्ट करते हैं किसी खास एंटायर ऑर्गन को या टिश्यू को। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ास तौर पर किसी ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं या किसी टिश्यू पर इफेक्ट डालते हैं, उसे डैमेज करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि वो कहाँ से एंटर करते हैं, जैसे नोज़ से। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, जो बैक्टीरिया ऐसी होती हैं या वायरस जो नोज़ से एंटर कर कहाँ पर पहुँचते हैं, लंग्स में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर डिसीज़ पैदा करते हैं, उस ऑर्गन को ख़राब करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्यूबरक्लोसिस। ये ख़ास तौर पर एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो माउथ से एंटर करते हैं और गट लाइनिंग में प्रेजेंट हो जाते हैं, जो गट लाइनिंग होती है, और ये कैसी डिसीज़ पैदा करती है, वहाँ पर टाइफाइड हो गया। इसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं जो माउथ से एंटर कर लीवर तक पहुँचते हैं और उनसे जो डिसीज़ पैदा होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जॉन्डिस। और कुछ सेक्सुअल ऑर्गन के कारण डिसीज़ पैदा होती हैं जो कि बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जो एजेंट होते हैं। और HIV या एड्स कह लो, डिसीज़ पैदा होती है। और मॉस्किटो के बाइट के कारण, जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को तो जो माइक्रोब होते हैं, डिसीज़ होती है, लीवर तक पहुंचती है, जिससे कि मलेरिया डिसीज़ पैदा हो जाती है। इसी तरह से कुछ मॉस्किटो ऐसे भी होते हैं जिनके बाइट करने से ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है और ब्रेन फीवर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब जो कि टिश्यू पर इफेक्ट डालते हैं।
माइक्रोब एंटर इनटू टिश्यू एंड डैमेज इट इम्यून सिस्टम। मोस्टली जो जब कोई माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं वह बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि टिश्यू, बॉडी के टिश्यू को इफेक्ट करते हैं। व्हेन इम्यून सिस्टम इज़ डैमेज, अगर किसी का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, आपको पता है इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता, हम उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो खास तरह के सेल या टिश्यू या ऑर्गन के कारण उनमें होती है। डैमेज ड्यू टू डेडली वायरस लाइक HIV, तो बॉडी में जब कुछ वायरस एंटर करते हैं तो वह उन्हें डैमेज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे HIV के वायरस हो गए। द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट द इन्फेक्शन एंड द पेशेंट डज नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अगर ये कीटाणु बॉडी में एंटर हो जाती हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो पेशेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने आप को नहीं बचा पाता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि पेशेंट ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट जो होता है दो तरह से किया जाता है, यानी कि नंबर 1 रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, नंबर 2 किल द कॉजेज ऑफ डिसीज़। जो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़ है उसमें बीमारी के इफ़ेक्ट को कम करने की कोशिश की जाती है, उसे कम किया जाता है। लेकिन बीमारी का जो फाइनल एंड है उसमें हम करेंगे किल द कॉजेज ऑफ डिसीज़, डिसीज़ के कारण क्या है। जो डिसीज़ होती है जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है उसके कई कारण होते हैं। उसका कारण बैक्टीरिया के कारण डिसीज़ हो सकती है, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फंजाई के कारण। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई ऐसे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होता है डॉक्टर का कि पेशेंट को रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, उसके इफ़ेक्ट को कम करना ताकि पेशेंट कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि एकदम से उसके कोजेज़ को एंड करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सबसे स्टार्टिंग में ब्रिंगिंग डाउन द फीवर, अगर पेशेंट को फीवर है 104 है 103 है, वह तड़फ रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके फीवर को कम करता है। उसको पेन हो रही है, रिड्यूसिंग द पेन, रिड्यूस लूज मोशन को कम करना, टेक बेड रेस्ट, उसे बेड रेस्ट के लिए गाइड करना ताकि उसे ज़्यादा काम ना करना पड़े। अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो उसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और उसके बाद किल द कॉजेज ऑफ डिसीज़, डिसीज़ के जो कारण हैं उसे एंड करने के लिए कोशिश की जाती है। जैसे अगर तो डिसीज़ का कारण बैक्टीरिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करी जाती है। एंटीबायोटिक का मतलब है कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली दवाएं जिस भी बैक्टीरिया के कारण डिसीज़ है। जो एंटीबायोटिक होते हैं वह बैक्टीरिया के सेल वॉल क्रिएशन पर अटैक करते हैं। 70S राइबोसोम जो कि उनके प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। तो एक तरह से उसका सेल जो होता है बैक्टीरिया के सेल को डैमेज करते हैं एंटीबायोटिक, जिससे कि बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, उनके लिए भी अलग अलग मेडिसिन तैयार की जाती है। जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, इनके लिए भी अलग अलग ड्रग्स होती हैं जो कि ड्रग्स अटैक देयर बायोकेमिकल पाथवे, जो कि उनके बायोकेमिकल पाथवे पर अटैक करती हैं, जिससे कि बीमारी को ख़त्म किया जा सके और उसके कॉजेज़ को ख़त्म कर सकें। लेकिन जो वायरस है उसकी मेडिसिन को पता लगाना बहुत टाइम लगता है, मुश्किल होता है काम ये, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो खुद नहीं ज़िंदा रहते, वह किसी बॉडी के सेल में रहकर ज़िंदा रहते, अपने आप वो नहीं रहते। वायरस लिव इन होस्ट सेल, वह जिस पर्सन के अंदर वायरस है उसके अंदर ही वह जिंदा रहता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, कई गुना ये मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एंटीवायरस ड्रग्स कुछ जिनकी खोज हो चुकी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एंटीवायरस ड्रग्स कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। कुछ एंटीवायरस ड्रग्स जो कि खास कुछ बीमारियों के लिए पता लग चुकी हैं। एग्जांपल के तौर पर जो HIV के लिए जो ड्रग्स है वो HIV इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है, यानी कि ये इन्फेक्शन के फैलने की स्पीड को पूरी तरह से असरदार नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की स्पीड को कुछ स्लो कर देती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन मतलब कि बीमारी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम उससे बचाव रखें, क्योंकि बीमारी हो तो उसके बाद उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें पेशेंट को परेशानी अलग से होती है और ट्रीटमेंट अलग से करवाना पड़ता है। तो इससे अच्छी बात होती है कि पहले से ही कुछ ना कुछ आदमी प्रिवेंशन रखे,
क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ को से लड़ने में कई लिमिटेशन है। तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शियस लिमिटेशन ट्रीटिंग ऑन इन्फेक्शियस और ए डिसीज़, जब किसी पर्सन को इन्फेक्टेड डिसीज़ होती है तो उससे लड़ने में क्या क्या रुकावटें आती हैं, पहले उनकी बात करते हैं। जैसे समवन हैज़ ए डिसीज़, देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज। कई बार क्या होता है कि जिस पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज़ हो जाती है तो उनके बॉडी के कई फंक्शन डैमेज हो जाते हैं, उनके बॉडी में कई ऐसे काम होते हैं वो करने रुक जाते हैं, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। सेकंड हम लिख सकते हैं पेशेंट माइट बी बेड रिडन फॉर सम टाइम बिकॉज इट टेक टाइम टू क्योर एनी डिसीज़। और पेशेंट कई बार इतने परेशानी में आ जाता है कि वैसे बॉडी को मूव करना भी मुश्किल होता है कि उसे बेड रेस्ट पर ही रहना पड़ता है, उसे बैठने में चलने में मुश्किल आती है। थर्ड नंबर पर जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, ए पेशेंट माइट स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर पीपल एज वेल। जो पेशेंट को अगर इन्फेक्शन डिसीज़ हो जाती है तो अपने साथ साथ वो अपने फैमिली मेम्बर या जिन से मिलता है वह डिसीज़ वहाँ तक भी फैल जाती है। तो इस तरह से 3 प्रॉब्लम आती है इन्फेक्शियस डिसीज़ को रोकने के लिए। पहले नंबर पर कि जो पर्सन के बॉडी फंक्शन होते हैं उनमें रुकावट आ जाती है, पेशेंट को परेशानी। दूसरे नंबर पर पेशेंट की बॉडी मूव करना बंद कर देती है कि उसे बेड पर रहना पड़ता है। नंबर 3, वह पेशेंट अपनी डिसीज़ को दूसरे पेशेंट को भी स्प्रेड करता है, दूसरों तक भी पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट डिसीज़, हम डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। इसके 2 मेथड है, जनरल वे और स्पेसिफिक वे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल वे, दूसरा स्पेसिफिक वे। तो डिसीज़ से प्रिवेंट बचने के 2 मेथड है, एक तो जनरल वे है, दूसरा है स्पेसिफिक वे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल वे की। जनरल वे में क्या आता है, कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो एयरबोर्न माइक्रोब होते हैं। एयरबोर्न माइक्रोब मतलब जो हवा में रहते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं आसपास। इन्फेक्शियस जिस पर्सन को इन्फेक्शन है उस पर्सन के आसपास वो एयर में मौजूद होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या है, लिविंग कंडीशन डैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। तो हमें उन लिविंग कंडीशन में रहना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा रश ना हो, यानी कि हमें डिस्टेंस पर दूरी बना के रखनी चाहिए। जैसे कोरोना वायरस में दूरी बनाने के लिए कहा गया है, तो क्योंकि डिसीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़। दूसरा है वाटर बोर्न माइक्रोब। वाटर बोर्न माइक्रोब वो वाले माइक्रोब जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में रहते हैं। तो उनके से बचने के लिए भी कि हमें जो वाटर इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करके पीना चाहिए, उस पर खास ध्यान देना चाहिए कि जो पानी पीने वाला है वो शुद्ध हो पूरी तरह से। थर्ड नंबर पर लिख सकते हैं वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न मतलब जैसे कोई हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गए, जो कि डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने का काम करते हैं। इसलिए जो आपका एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मॉस्किटो से बचने के लिए प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, आसपास पानी नहीं खड़ा करना चाहिए ताकि वहाँ पर मच्छर पैदा हो। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वे। जनरल वे आपको हो गया, जनरल वे में हमने 3 टॉपिक किए हैं। नंबर 1, एयरबोर्न माइक्रोब्स से बचने के लिए हमें ज़्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं रहना चाहिए। वाटर बोर्न माइक्रोब जो पानी में रहने वाले माइक्रोब से बचने के लिए पानी साफ़ सुथरा पीना चाहिए। वेक्टर बोर्न से बचने के लिए एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए। अब हमारे पास अगर स्पेसिफिक वे कौन से हैं, स्पेसिफिक वे में आ जाता है नंबर 1 पर इम्यून सिस्टम हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोब्स। अगर जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जो कि बॉडी के अंदर खास सेल टिश्यू में होती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना। द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम किल द इन्फेक्शियस माइक्रोब, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, वह अगर किसी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स आते भी हैं तो उनको किल कर देते हैं। आपने देखा है कि क्लास में अगर एक बच्चे को कॉमन कोल्ड है, आप स्कूल में जाते हो तो उसके आसपास जितने बच्चे बैठे पूरी क्लास को कॉमन कोल्ड नहीं होता, किसी को होगा किसी को नहीं होगा। रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उन्हें डिसीज़ जल्दी पकड़ेगी, और जिसका स्ट्रॉन्ग है अगर उसके अंदर वो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंटर कर भी गए तो उसका इम्यून सिस्टम उन्हें किल कर देगा। That is why we don't always fall sick on coming contact with an infectious person.
यही कारण है कि हम हमेशा बीमार नहीं होते अगर हम किसी इन्फेक्शियस एजेंट के नज़दीक पहुंचते हैं। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के मेथड को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। जब इम्यूनाइजेशन में कई मेथड है। ए प्रोसेस बाय विच ए पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ए डिसीज थ्रू वैक्सीनेशन, जिसमें कोई पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है थ्रू वैक्सीनेशन। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन लग रही है, ऐसी अलग अलग डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम होती है सरकार के द्वारा, जिससे कि एडवांस बॉडी के अंदर उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। द बॉडी बिल्ड्स अप इम्यूनिटी बाय वैक्सीन, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है वैक्सीन के जरिए। उदाहरण के तौर पर टेटनस, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स एंड अदर डिसीज़ हैव वैक्सीन। कई ऐसी खतरनाक डिसीज़ हैं जिनकी वैक्सीन बन चुकी है।